तो नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कौटिल्य एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर, बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसको आप केवल अगर सुन लेंगे तो आई गारंटी कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पूछेगा आपसे, या कोई भी चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो या 2 मार्क क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस गारंटी ये है कि आपको इस चैप्टर को, ये जो वीडियो है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, गौर से इसको सुनिए, और आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, कहीं कुछ नहीं करना है, बस केवल इसको ध्यान से सुन लीजिए आप खाली। तो सुनने मात्र से ही आपको ये चैप्टर इतना तैयार हो जाएगा कि आपको जो भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स का यही एक फ़ायदा होता है कि उन्हें अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए, तो उतने से ही आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक का आपका चौथा चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे, सबसे पहले नॉर्मली इसकी डेफिनेशन को हमें समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से एक हेल्थ का डेफिनेशन है, आपने 9th लेवल पे पढ़ा होगा WHO को। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 3 वर्ड को शामिल किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या हेल्थ की डेफिनेशन को डिफाइन करने में, कि वो एनी पर्सन और एनीबडी हु इज़ हैविंग फिजिकल, व्हाट वी कॉल, इफ एनीबडी इज़ हैविंग फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड द सोशल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में ये स्टेट मेंटेन है तो ही कैन और सी कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी हेल्दी। यहाँ इस बात का एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ या इमोशनल या बिहेवियरल हेल्थ, इस सबसे मतलब क्या है। मेयरली बीइंग अपार्ट फ्रॉम द डिसीज इज नॉट कॉल्ड हेल्थ। नंबर 1, कि अगर आपको केवल बीमारी नहीं है किसी तरह की, या आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ हेल्थ ओनली। इफ यू आर फिजिकली फिट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द हेल्थ, कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। तो अगर आपकी सारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, आई मीन टू से द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, आपकी जो भी आपने 10th में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रखी हैं, लाइफ प्रोसेस लाइक दी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं दे आर कॉल्ड दी लाइफ प्रोसेसेस। अगर इस लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस से संबंधित सारे ऑर्गन्स अगर बहुत ठीक से आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, एक्सटर्नली आप जो है हाइट वाइज, अपने फिजिक वाइज, बॉडी के वेट के हिसाब से भी अगर आप में आइडियल स्टेट मेंटेन किया हुआ है, तो यू कैन क्लेम योर सेल्फ टू बी ओनली फिजिकली हेल्दी। You cannot claim yourself to be totally healthy. You can claim yourself to be physically healthy. Second part जो health का आता है, that is the mental health. Anybody who want to claim himself to be healthy, mentally healthy, he should be very proper with respect to mindset. हर एक उस स्टूडेंट का अपना माइंड का जो स्टेटस है वो बहुत ठीक होना चाहिए, मेंटली उसको फिट होना चाहिए। For example, जैसे some of the students have the state of jealousy among the friend circle, and they have the sort of, you know, the nuisance in the mind, and they have the problem, attitude problem, they have the adolescent problem, or they have many type of the problem that is belonging to their mind state, the state of the mind. तो अगर इस तरह का कोई इम्बैलेंस है माइंड में, तो भी आप ऐसे व्यक्ति को हेल्दी नहीं कह सकते। ओनली ही कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी हेल्दी हु इज़ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो स्टेट है, आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका जो सोसाइटी में लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है, या लोगों का आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, ये अगर सही बना हुआ है, मेंटेन्ड है, तो यू कैन क्लेम योर सेल्फ टू बी टोटली हेल्दी। And now we are talking about the reproductive health. We are not talking only about the health simply, it is about the reproductive health. So reproductive health includes the physical, mental, behavioral and the social well-being in all aspects of the reproduction.
रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस बात को समझते हैं तो अगर ऐसा कोई वेलबींग है किसी भी व्यक्ति में तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। किसी भी कंट्री का जो सोसाइटी होता है, द सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनल normal reproductive organ as well as the normal interaction with respect to the behavior and the emotion among them is reproductive health। हम तभी उनको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं। किसी भी कंट्री की जो सोसाइटी है उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं अगर उन्होंने इन चारों एस्पेक्ट्स में अपने आप को मेंटेन करके रखा है और एक बहुत अच्छा स्टेटस बना के रखा हुआ है, तो हम कहेंगे उस सोसाइटी का, उस लोकेलिटी का, उस सिटी का या उस कंट्री का रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन्ड है। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम इससे संबंधित कुछ सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे। तमाम सारे इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको समझ के हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बन जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम महसूस करते हैं अपनी सोसाइटी में। हम सब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है, जैसे फैमिली प्लानिंग इन इंडिया बेसिकली वॉज स्टार्टेड इन 1951, राइट? इट वॉज इनिशिएटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951। इन द फैमिली प्लानिंग एक्चुअली गवर्नमेंट सेड कि द इंडियन फैमिली शुड बी एन आइडियल फैमिली, अकॉर्डिंग टू विच हम दो एंड हमारे दो का एक जो स्लोगन था वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 1951 के आसपास में, उस टाइम में जो है इसको बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार और प्रसार भी हुआ कि हम दो और हमारे दो, यानी कि फैमिली साइज़ जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। द गोल वाज टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसका एक ही मकसद था कि जो पॉपुलेशन है या हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उन फैमिली का रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन हो। अब इसके बाद जो है पीरियोडिकली इनका एवोल्यूशन भी होता है। एवोल्यूशन इस तरह से कि हमारी सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कि नहीं है, एक चीज़ ये। दूसरा जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, जिसका जो जैसे नॉर्मली एक टर्म ले लें हम MMR, MMR stands for maternal mortality rate, what we call MMR, MMR is called maternal mortality rate, IMR infant mortality rate, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माताएं बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं उन वो प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और या अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि बच्चे की जान पे जोखिम बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया उसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो माताएं हैं वो और जो उनसे होने वाले बच्चे हैं वो दोनों को सही सुरक्षा दी जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें अगर अचीव करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज शुड यूज़ मीडिया बोथ प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करे जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उनको बताया जा सके कि रिप्रोडक्शन से संबंधित कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस चीज़ में उनको सही जानकारी होगी तो जो रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने में नहीं आएंगी। रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स, हमारी सोसाइटी के जो अडल्ट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। Parents, teachers, close relatives and the friends should provide correct information and be willing to open dialogues with the young adults and the children to sensitize them about reproductive health। और हमें चाहिए कि केवल ये नहीं है कि केवल अडल्ट्स का, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, इन सबको भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं
वो सबको आपस में साझा करनी चाहिए, ख़ासतौर से उन बच्चों के साथ में जो कि टीन एज स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज द टीन एज हैव द सर्टेन प्रॉब्लम्स, जिसको हम टीन एज प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो वो टीन एज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ में एक सही इन्फॉर्मेशन को साझा करें, जिससे वो किसी तरह की कोई मिस्टेक इन फ्यूचर ना करें, जिससे उनके करियर पे, उनके जो फ्यूचर है उस पर कोई ऐसा स्पॉट ना लग जाए, ब्लैक स्पॉट ना लग जाए, जिससे कि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल एंड द कॉलेज, और इस बात को देखें कि स्कूल्स और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन को शामिल करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि भाई सेक्स एजुकेशन इज़ वैलिड, और इससे संबंधित अगर बच्चों को जानकारी दी जा सकती है एक सही माइंडसेट के द्वारा, एक सही विज़न के द्वारा, तो बच्चे जो नई एज में, नई उम्र में मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स नहीं होगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो STDs से ग्रस्त हैं। STDs बेसिकली स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस। STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जो सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं पेशेंट से, या जो डिसीज पर्सन होती हैं उनसे जो है हेल्दी व्यक्ति में ये डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह की डिसीज़ें जो सेक्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होती हैं उनको क्या कहते हैं? STDs कहते हैं। तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटिंग डिसीज़ हैं उनके मामले में अवेयरनेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। Educating people, especially fertile couples and the marriageable individuals, about both control option, pre and postnatal care, infant and child care, importance of the breastfeeding, equal opportunities for the males and the females will help in bringing up the socially conscious and healthy families of the desired size. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारी सोसाइटी है उसके जितने भी लोग हैं उन सबको अगर हम सही से एजुकेट करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। ख़ासतौर से ऐसे लोगों को जो कि फर्टाइल कपल्स हैं। फर्टाइल कपल्स मतलब जो कि यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। And the marriageable individuals, marriageable individuals about birth control options, और जो ऐसे लोग हैं उनको ये बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो बर्थ को है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया इज़ फेसिंग अ ट्रिमेंडस प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन साइज़। बिकॉज अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के थ्रू होकर चलते हैं जिसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो इन 19th century द पॉपुलेशन साइज ऑफ द इंडिया वाज वेरी स्मॉल, एंड इवन इन दिस स्मॉल पॉपुलेशन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट बोथ वर वेरी हाई. But when India in 1950 approached to the second demographic transition, that time the population size was near about 35 crore. The net increase was only the 10 crores of the population. But in 2000 जो population का size हुआ, it was more than 3 times, 3 गुने से ज़्यादा आबादी एकदम से डेवलप हो गई in the 50 years only. तो ये जो population का size हुआ, this population size is called the population explosion. तो ये कहीं ना कहीं किसी तरह के आइडियोलॉजी की वजह से या कोई एक विज़न होता है लोगों के माइंड में, उसकी वजह से अचानक ऐसा कुछ हुआ कि पॉपुलेशन का साइज़ एकदम से इंक्रीज़ हुआ, एंड दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. तो हमें और क्या चाहिए? तो मैरिजेबल इंडिविजुअल्स को बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पता होने चाहिए, इसका प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए गवर्नमेंट्स के द्वारा. एंड प्री एंड द पोस्ट नेटल केयर, जन्म से पहले और जन्म के बाद के जो केयर होते हैं उनको ध्यान में देना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो पाए. इन्फेंट एंड द चाइल्ड केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, माताओं को ये सिखाया जाए, समझाया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल्स एंड द फीमेल्स. अब बताओ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल की बात क्यों आ जाती है? बिकॉज द सोसाइटी फेस डिस्क्रिपेंसीज एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का भेदभाव का माहौल होता है कि लड़कियों को अलग तरह से डील किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. बॉयज़ को ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, मेल जो चाइल्ड होती है उसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं एजुकेशन में और फैमिली स्टेटस में, इस तरह से, जबकि फ़ीमेल चाइल्ड को उतना एडवांटेज
नहीं देती है हमारी सोसाइटी। तो गवर्नमेंट वांट्स एंड द चैप्टर्स डिमांड्स कि बोथ मस्ट हैव द इक्वल प्रायोरिटीज, इक्वल एडवांटेजेस एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज वेल, एंड विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस एंड द हेल्दी फैमिलीज ऑफ द डिजायर्ड साइज। और ये इससे होगा क्या कि हमें एक हेल्दी फैमिली मिलेगी। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस भी फैलानी जानी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि सबसे प्रॉब्लम क्या होती है। सेकेंड थिंग, प्रोविज़न एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, professional expertise and the material support for the successful implementation of the health plan. These also help in providing medical facilities and the care to the people with reproduction related to the problems. Like this, implementation of the newer, better and the upgraded facilities with respect to the reproductive health. Complete ban on the fetal sex determination to check the female feticide. See, होता क्या है सोसाइटी में कि पूरी तरह से क्यों बैन लगाया जाना चाहिए, कंप्लीट बैन ऑन द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक द फीमेल फीटिसाइड। क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द सेक्स। जब हम जन्म से पहले ही बच्चे के सेक्स के बारे में पता करते हैं कि भाई होने वाली संतान मेल है कि फीमेल है, क्या है ये एक तरह का भेदभाव है। ज़्यादातर कपल ये चाहते हैं कि उनकी होने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है, वो मेल हो, फीमेल चाइल्ड ना होना चाहिए, बिकॉज दे आर सिंपली कंसिडरिंग कि मेल्स आर यू नो द असेट और व्हाट यू कॉल दे आर द यू नो the responsibility only, but the female child is considered as responsibility and liability both. उनको responsibility भी मानते हैं, liability भी मानते हैं, और उनको ये कहीं लगता है कि लड़की है, पराया धन है, ये कहीं जाने वाली है, इसलिए भी फीमेल चाइल्ड को कम एडवांटेज मिलता है, प्रिविलेज मिलता है। लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये भी चलाए जाने चाहिए जिससे कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव कर सकें। दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जिनको हम ध्यान में रख के सोसाइटी में इन सारे पॉइंट्स के मामले में अवेयरनेस फैला के हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की गेन कर सकते हैं। सोसाइटी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट लोग मानते नहीं हैं, उनको ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं। रिप्रोडक्शन इन आवर सोसाइटी इज़ कंसीडर्ड एज द रेपुटेशन इशू। Reproduction is not considered as in a gentle way and as a need to be taught in the classroom as well among the students। वो इसको ऐसे नहीं लेते कि ये सारे पॉइंट्स साझा होने चाहिए, शेयर होने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस को फैलाया जा सके। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सारे पॉइंट्स को फैलाया जाना चाहिए। अब माताओं के यानी कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कैसे किया जाए, सवाल ये आता है कि हम जो ज़रूरत है वो ये है कि एमएमआर, जिसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, के जन्म के टाइम पे बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसको कैसे कम किया जाए। इसके लिए आई गॉट द 3 पॉइंट्स कि वी मस्ट हैव द बेटर अवेयरनेस ऑफ द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। सेक्स से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो बाकायदा अवेयरनेस में होने चाहिए, माता को पहले से पता होना चाहिए, और बच्चे की जो डेथ है वो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में होती है। उनका प्रॉपर रूटीन चेकअप, उनका सही से जो है जांच होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन, कैल्शियम, आयरन, इस सब की जो रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है उस सब की प्रॉपर अवेलेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन एंड द डाइट सिस्टम, ये सब अगर मेंटेन करते हैं, ऐसी जानकारी माँ को होती है, तो कैजुअलिटीज़ को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इंक्रीज्ड एंड मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ज़्यादातर इंडिया में जो डिलीवरीज होती हैं वो जो अनट्रेंड जो लेडीज़ होती हैं, ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, उनके हाथ में होता है कि वो डिलीवरी करती हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि जो मेडिकली फिट डॉक्टर्स हैं, जिनके एक्सपीरियंस में हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, वो अगर इस डिलीवरी को करते हैं तो चांसेस ऑफ एमएमआर एंड आईएमआर डिक्रीजेस। तो इसको घटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेडिकली असिस्टेड जो है डिलीवरीज होनी चाहिए। एंड द बेटर पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो है बच्चे की और माँ की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। अगर देखभाल नहीं होता है तो देयर आर चांसेस फॉर द कैजुअलिटी टू टेक प्लेस, और संभावना है कि उस टाइम किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाए। नेक्स्ट इज व्हाट द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज इंडिकेटेड। अब हम मान लीजिए कि कब हमें ये मालूम चलेगा कि सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है,
तो उसका एक स्टेट होगा, एक इंडिकेशन मान लीजिए जो हमें मिलेगा, जिससे हम पता कर पाएंगे कि या हम समझ पाएंगे कि यस दिस पर्टिकुलर सोसाइटी इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। कैसे हम पता करेंगे कोई हमारी सोसाइटी, द सोसाइटी विल हैव द स्मॉलर फैमिलीज, जहाँ भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी वहाँ आप देखेंगे कि स्मॉल फैमिलीज होंगी। स्मॉल फैमिलीज मतलब कि पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ द जेंडर, ये नहीं होगा। और परिवार जो छोटे होंगे तो ये एक इंडिकेशन, एक साइन है कि यहाँ सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। बेटर डिटेक्शन एंड केयर फॉर दी STDs, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिटेक्शन जो है STDs का वो सही से होना चाहिए। अगर किसी भी सोसाइटी में सेक्स से संबंधित बीमारियों का सही से इलाज होता है, सही से डिटेक्शन होती है, बिना किसी शेम, बिना किसी गिल्ट या बिना किसी प्रॉब्लम के अगर लोग इस मामले में डिस्कशन करते हैं, अपने डॉक्टर से साझा करते हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ओवरऑल इंक्रीज्ड एंड द मेडिकल फैसिलिटीज़, और जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए और ओपनली इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो अगर इतना है तो हम कह पाएंगे कि हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। बट इतना डिस्कशन करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली अगर हेल्दी नहीं है तो यही वजह है कि हमारे आज की जो पॉपुलेशन साइज़ है दैट इज़ मोर देन द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए किसी भी कंट्री के जो संसाधन होते हैं वो फिक्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड, है ना। रिसोर्सेस किसी भी कंट्री के हों उनकी एक निश्चित सीमा है। अब उस निश्चित सीमा से अगर ज़्यादा किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हो जाती है, आबादी अगर ज़्यादा हो जाती है, तो सीधी सी बात है रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। जब रिसोर्सेस कम होंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी रिसोर्सेस की तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो उनके चार्जेस होते हैं गुड्स पे या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एंड दैट बिकम्स द कॉज ऑफ, क्या कहते हैं उसको, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सपेंसेस लोगों के बहुत सारे होने लगते हैं। अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए या पॉपुलेशन साइज़ मिनिमाइज़ हो जाए तो जो पॉपुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स लाइक दी अनएम्प्लॉयमेंट या जो क्राइम का रेट है या और भी जो तमाम सारी पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा है तो दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन। हम उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। अब इसको पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं कहेंगे, ग्रोथ एक तरीके से होती है। मान लीजिए एक सही से ग्रोथ हो रही है, एक रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स ओके, बट पॉपुलेशन सडनली अगर कहीं इंक्रीज़ कर गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों है इसको हम समझते हैं। चलिए हम एक आपको जो है एक आइडिया देते हैं। हम एक क्या करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बनाते हैं। हम इसको DT लिख रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसको हम देखिए ईयर वाइज हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने मान लीजिए कोई भी कंट्री है 4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से होकर चलती है। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड थर्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड द फोर्थ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसी भी कंट्री की होती हैं। तो जो फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इंडिया का अगर आगे लेते हैं तो इट वाज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडिया फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। नाउ इन द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लाइक आफ्टर 50 ईयर्स 1950 इट वाज इन द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इन 2000 अगर हम इसको देखें किसमें 2000 में तो इंडिया वाज इन थर्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इन 2050 वी विल बी ऑन फोर्थ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हम चौथी में होंगे। अब यहाँ जो समझने की बात है वो ये कि फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो पॉपुलेशन का साइज़ था इट वाज नियर अबाउट 25 करोड़। कितनी थी, 25 करोड़ की आबादी। और 1950 में पॉपुलेशन का साइज़ कितना होगा, लगभग 35 करोड़ की आबादी का होगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इन दिस गैप ऑफ द 50 ईयर, ये जो गैप 50 साल का है, इस 50 साल में नेट जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई वो कितने इंक्रीज़ हुई, 10 करोड़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। अब 1950 से अगर हम देखें, मान लीजिए कि 1950 से यहाँ 2000 में पॉपुलेशन 125 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हुई, मोर देन 125 करोड़। तो व्हाट सडनली हैपेंड एक्चुअली फ्रॉम सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टू थर्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या हुआ इस 50 साल में। और इस 50 साल में क्या ऐसा था कि पॉपुलेशन केवल 10 करोड़ बढ़ी, जबकि इस 50 साल में क्या ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन 125 करोड़ से ज़्यादा होगी। सोचने की बात यह है, मतलब 3 गुने से ज़्यादा पॉपुलेशन का होना, ये क्या इंडिकेट करता है, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को इंडिकेट करता है। क्या है, दैट इज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज
specifically of the human beings in the world since the end of the World War II जो है is called the population explosion। ये जो एकदम से आबादी बढ़ी, this can be attributed to constantly increasing birth rate, a decrease in the child and infant mortality and an increase in the life expectancy। ये क्या कहलाती है? That is what the population explosion। इसके कुछ कारण हैं, इसके रीज़न हैं क्यों ऐसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे रैपिडली डिक्लाइनिंग डेथ रेट। वाई द पॉपुलेशन की जो डेथ रेट है, क्या बुराई है भाई? डेथ रेट अगर कम हो रहा है तो बुराई क्या है? मरने वाले लोग अगर मरेंगे नहीं और पैदा होने की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा? उससे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये भाई ये पॉपुलेशन एकदम से जो है ये डेथ रेट क्यों डिक्लाइन कर गई? इट इज़ बिकॉज इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हाई अप हो गई, बूम कर गई आफ्टर 1947। जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई तो उसके कारण क्या हुआ? लोगों के मरने की तादाद कम हो गई, लोग मरे नहीं। तो पॉपुलेशन के ना डेथ होने की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने की वजह से आबादी इंक्रीज़ हुई सडनली। रैपिड डेक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR भी कम होगा, IMR भी कम होगा और जो डेथ रेट कम होगा, मतलब माताओं की जो डेथ हुआ करती थी पहले अब उतनी डेथ नहीं होती। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है, बच्चे जो मरा करते थे पहले अब उतनी डेथ नहीं होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ इज़ इंक्रीज्ड। अब सबके पास में लिवलीहुड और इस खाने पीने की अगर व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। औसतन जो लोगों की उम्र होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अर्लियर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 60 और लेस देन 60 ईयर्स, नाउ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ राइज फॉर मोर देन 60 ईयर्स। 60 साल से अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ज़्यादा हुई है। तो जब ज़्यादा हुई है तो क्या होगा? लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे तो पॉपुलेशन साइज़ बढ़ना ही बढ़ना है। ये तय है कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही इस तरह से। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं क्या है? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्स क्या हैं? लिमिटेड हैं। हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बढ़ाया तो जा नहीं सकता, और पॉपुलेशन भी अगर मान के चलिए ये बढ़ रही है तो ये रिसोर्सेज जो होंगे, पॉपुलेशन अगर हाई हो रही है तो रिसोर्सेज क्या होंगे? रिसोर्सेज जो है ये हमें अनसूटेबल हो जाएंगे या मतलब हमें क्या है कि सफिशेंट नहीं होंगे, इनसफिशेंट रिसोर्सेज होंगे। इनसफिशेंट रिसोर्सेज होने में क्या होगा कि इसकी लूट सी मच जाएगी, एक डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन के हाई होने से रिसोर्सेज पे लोड पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लोगों के महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को किसी ना किसी तरह से कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉपुलेशन का जो है कंट्रोल भी करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए कुछ तरीके हैं। नेचुरल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स भी हैं और सर्जिकल मेथड्स भी हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसको किस मेथड का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करना चाहिए। मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोक सकते हैं? प्रोमोट द स्मॉलर फैमिलीज, लोगों को इस बात में एनकरेज करना चाहिए कि भाई छोटा परिवार ज़्यादा काम का है, ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर फैमिली साइज़ छोटा है, मान लीजिए एक फैमिली में 2 ही बच्चे हैं, तो पेरेंट्स की जो इनकम होती है दैट टोटल इनकम विल बी यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड, राइट। अब बच्चों, मान लीजिए बच्चों की तादाद ज़्यादा है किसी परिवार में, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जो टोटल इनकम होती है पेरेंट्स की दैट डजंट बिकम सफिशिएंट टू मेंटेन एंड टू कोप विद देयर व्हाट यू कॉल द रिक्वायरमेंट। जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के साथ में सामंजस्य नहीं बन पाता, एक संतुलन नहीं बन पाता। जब संतुलन नहीं बनता है तो फैमिली का स्टैंडर्ड बिगड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्मॉल फैमिलीज़ का जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के इस्तेमाल को भी प्रमोट करना चाहिए। रेज द लीगल एज ऑफ द मैरिज 18 फॉर द फीमेल्स एंड 21 फॉर द मेल्स, और इस बात को एनकरेज करें कि फ़ीमेल्स की कम से कम जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और मेल की कम से कम मैरिजेबल एज 21 साल होनी चाहिए। ऐसा जो है गवर्नमेंट का मानना है। क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं या ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट्स हैं, ऐसे जो है लोग हैं आदिवासीज़ में कि जो 18 साल से पहले ही जो है अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं। जब 18 साल से पहले बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो अर्ली मैरिज होने की वजह से जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो जल्दी सेटल होंगी
और जल्दी प्रेगनेंसीज होने का मतलब एक तो जान का जोखिम है, माँ को भी जोखिम हो जाता है, बच्चों को भी जोखिम होता है जो जन्म होता है जिस बच्चे का। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको ज़्यादा टाइम में जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि मैरिजेबल एज को बढ़ाया जाए एंड इंसेंटिवाइज कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज। और जो छोटी फैमिली के लोग हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसेंटिव्स दें, किसी न किसी तरह के प्राइस से या पुरस्कार से, या उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। उनको स्कूल्स में एडवांटेज मिलना चाहिए और जो कंसर्न है उनको प्रायोरिटीज़ मिलनी चाहिए स्मॉलर फैमिलीज़ के बिहाफ पर। और डिस्करेज करना चाहिए ऐसी फैमिलीज़ को जो कि पॉपुलेशन साइज़ में ज़्यादा इजाफा करा रही हैं, यानी कि जिनकी फैमिली का साइज़ बड़ा है उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए और जिनकी फैमिली का साइज़ छोटा है उन्हें एनकरेज करना चाहिए। वन थिंग। तो सवाल ये आता है ऐसा करें तो ठीक है, फिर हमें चाहिए क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे केमिकल्स जिनका इस्तेमाल करके बर्थ कंट्रोल को रोका जा सके। तो सवाल ये आता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा? सेम इंडिया में किसी भी बात का इशू बहुत जल्दी बनता है, ये बात ध्यान रखिए आप। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिस चीज़ पे कोई इशू पैदा हो जाए, इसलिए इशूलेस मेथड्स हमें देखने पड़ेंगे। तो क्या करना है? कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो बर्थ को रोक सकते हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? शुड बी ईजी टू यूज़। पहली तो बात यह है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किया जाए वो इतना आसान हो उसके इस्तेमाल करने का तरीका कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसको यूज़ करने में, और वो यूज़ करें और बर्थ कंट्रोल में पार्टिसिपेट करें। एंड शुड बी ईजिली अवेलेबल, और मार्केट में वो बहुत कायदे से मिल भी जाना चाहिए। अगर कायदे से नहीं मिला तो क्या होगा? लोग फट से वहाँ से चले जाएंगे और बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए हुए वो अपनी जो रूटीन प्रोसेस है उसमें वो लग जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है भाई। और दूसरा बात क्या है? शुड बी इफेक्टिव। ऐसा ना हो कि फेलियर हो जाए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होते हैं वो 80% इफेक्टिव हैं, कुछ 90% इफेक्टिव होते हैं और कुछ 100% इफेक्टिव होते हैं। तो क्या है, ये देखना पड़ेगा कि अगर 80% इफेक्टिव है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तो होगा क्या, उसमें 20% रिस्क हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर डिलीवरी भी होगी और पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट हैव द साइड इफेक्ट। पहली बात क्या है? साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए उसका कुछ, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट होने लगेंगे तो लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बोले हटाओ भाई हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना, हम तो वही इस्तेमाल करेंगे जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, है ना। और दूसरी बात क्या है? शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जब तक चाहे लोग कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और अगर उनकी इच्छा है तो कॉन्ट्रासेप्शन बंद कर दें, और फिर अगर चाहें वो तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने लगे। तो कैसा होना चाहिए? इसको रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए कि यूज़ या नो यूज़ में वो बने रहें, जब चाहें वो यूज़ करें और जब चाहें तो नो यूज़ करें उसका। तो ये क्या कहलाएगा? ये रिवर्सिबल नेचर है कॉन्ट्रासेप्शन का। एंड शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर इन द एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और उसको ऐसा भी होना चाहिए कि किसी की जो ड्राइव है सेक्स के प्रति, उसकी जो रुचि है वो रुचि में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होना चाहिए कि उसकी सेक्स की ड्राइव कम हो जाए, सेक्स के प्रति उनकी इच्छा कम हो जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो लोग ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव वही ठीक है जिनमें कम से कम ये फीचर होने चाहिए। बात समझ रहा भाई? तो आपको केवल वर्ड्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है? ईजी टू यूज़, ईजिली अवेलेबल एंड इफेक्टिव विदाउट साइड इफेक्ट एंड रिवर्सिबल, एंड उनकी सेक्स ड्राइव को अल्टर ना करता हो, इफेक्ट ना करता हो, उसको ही हम कॉन्ट्रासेप्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? देयर आर सम नेचुरल मेथड्स जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो एक टाइम से चले आ रहे हैं, ऐसे मेथड्स भी हैं। कुछ बैरियर मेथड्स हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन मेथड्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स हैं, एंड सर्जिकल मेथड्स हैं। तो देयर आर मैनी मेथड्स जिनके में से किसी एक का भी अगर इस्तेमाल करते हैं लोग तो कहीं ना कहीं बर्थ प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। And now we are first of all studying natural methods. Natural method of contraception। देखो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है केवल बर्थ को डिले करना या बर्थ को ना होने देना, ये कॉन्ट्रासेप्शन है। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड है एक तो नेचुरल हो सकता है, प्राकृतिक बिल्कुल, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला और बर्थ का कंट्रोल भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है कि नेचुरल मेथड कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि जो है बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। व्हाट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? अब देखिए,
इसके पहले वाले जो चैप्टर में आपने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल पढ़ी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, फीमेल में हम पढ़ते हैं, तो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो लगभग 28 डेज़ की होती है। 28 दिन की इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जो 1 से लेके 5 दिन तक का जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुएशन का होता है, एमपी मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं इसको। और 5 के बाद जो 6 से लेके लगभग 13वें दिन तक का जो फेज होता है दैट इज़ कॉल्ड रिपरेटिव फेज, है ना, क्या कहते हैं इसको, रिपरेटिव फेज कहते हैं। रिपेयरिंग होती है किसकी, यूट्रस की होती है रिपेयरिंग। दूसरा इस फेज को हम क्या कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, सॉरी प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के बाद होता है इसकी हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो जो ये फेज है ये 6 से 13 ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जिसमें एग का रिलीज होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। व्हेन डज इट टेक्स प्लेस ऑन 14th डे। और 14 के बाद 15 to 28 डे, 15 से 28वें दिन का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के पहले का फेज है ये। तो अब ये 14वें दिन में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस व्हेन ऑन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन में होता है। तो टू द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस माइनस 2 डेज मान लीजिए या 3 डेज, प्लस माइनस 3 डेज, है ना। मेंस्ट्रुएशन से जो ओव्यूलेशन की फेज है, ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के समय को कॉइसस से या रिप्रोडक्शन से स्किप करना चाहिए। यानी कि ऐसे स्मार्ट कपल जो अब पीरियडिक एब्स्टिनेंस को समझते हैं कि अगर कोई फीमेल के पीरियड के टाइम को ध्यान में रखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखा जाता है, इसको ध्यान में रखें अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि 14th डे से प्लस माइनस हमने 2-3 दिन अगर इसको हमने स्किप कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा जो मेथड है दैट इज द विड्रॉवल और द कॉइसस इंटरप्शन। या तो विड्रॉल का इस्तेमाल करें, विड्रॉल का जब इस्तेमाल करेंगे, विड्रॉल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब भी जो है, विड्रॉल का इस्तेमाल करेंगे तो भी हम इस पीरियड को अवॉइड कर सकते हैं। विड्रॉल मेथड क्या है कि यानी कि मेल जो होते हैं वो अगर सीमेन जो है आउटसाइड वेजाइना रिलीज करते हैं व्हेन दे आर इन दी सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस, तो इससे जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। व्हाट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया? लैक्टेशनल एमिनोरिया का अगर क्या मतलब है, फीमेल्स जो प्रेगनेंसी डिलीवर कर चुकी हैं, जैसे जिनमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी के बाद का एक समय होता है लगभग 6 से 7 महीने या 1.5 साल तक का, जिसमें मदर लैक्टेशन कर रही होती है। व्हेन उनमें लैक्टेशन जब तक हो रहा है तब तक उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो एक डिफरेंट स्टेट में होते हैं। यानी कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया अपने आप में एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी सेट नहीं होती है। तो जो मदर की लैक्टेशन पीरियड है दैट इज सेफ पीरियड। विड्रॉवल एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेफ है कि वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वें दिन है 14th डे के प्लस माइनस 3 दिन को अवॉइड करना चाहिए। ओव्यूलेशन पीरियड से प्लस माइनस 3 दिन को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। तो दीज आर व्हाट सम नेचुरल मेथड्स जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एंड द सेकंड मेथड इज द बैरियर मेथड। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड्स का मतलब क्या है कि सीमेन को फीमेल की वेजाइना के अंदर यूट्रस तक पहुंचने से रोकाना, या अगर हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो बैरियर ही तो कहलाएगा। तो एक जो तरीका है दैट इज़ व्हाट, कंडोम। इट्स व्हाट दी, ये बैरियर है, बनाया गया है किसके द्वारा, रबर का लेटेक्स शीट होती है जिसका ये पाउच बना होता है। इसको बस मेल को यूज़ करना होता है जिससे कि सीमेन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने से रोका जा सके। दैट्स कॉल्ड द कॉन्डोम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड इज द इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी कहते हैं हम इसको। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर फिट की जाने वाली एक डिवाइस होती है। इसको अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, कॉपर की बनी होती है, इसके द्वारा रिलीज होने वाले जो आयंस होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ओवा से मिलने से रोक देते हैं।
तो ये क्या कहलाते हैं, आईयूडी कहलाती हैं। कॉमनली नोन जो आईयूडीज़ होती हैं, दे आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ एंड आईयूडीज़ दैट रिलीजेस हार्मोन लाइक द प्रोजेस्टासाइड LNG-20। ये एक ब्रांड है जो आईयूडी के नाम से, मतलब आईयूडी है, प्रोजेस्टासाइड या LNG-20 इनके नाम से आती है, जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं फीमेल के यूट्रस में। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, आप अगर डायग्राम से देखेंगे तो इट इज़ टी शेप, इसीलिए हम इसको कॉपर टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कॉल दी कॉपर टी, कॉपर की बनी होती है और टी शेप की होती है। इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो ये स्पर्म को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इससे क्या होगा, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेचुरल मेथड हो गया, दूसरा क्या है, बैरियर मेथड हो गया, एंड फोर्थ इज़ व्हाट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि पिल्स के रूप में अगर आप लेते हैं केमिकल्स या मेडिसिन्स, तो उससे भी बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। दिस इन्वॉल्व्स द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और द प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है टू फॉर्म, जो पिल्स के रूप में लेते हैं। They are used by females for period of 21 days starting with the first 5 days of the menstrual cycle। menstrual cycle के बाद 21 दिन तक उनको इस दवा को लेना होता है, पिल्स को लेना होता है। After a gap of 7 days, 7 दिन के गैप के बाद, during which menstruation occurs, the cycle is repeated until the female wishes to conceive। ये तब तक ऐसा चलेगा जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करनी हो। जब उसको प्रेगनेंसी होल्ड करना है तो उसको ब्रेक कर देंगे, है ना। द न्यूअर पिल्स लाइक जो हैं ब्रांड में जो पॉपुलर हैं, दैट इज़ दी सहेली, एक पॉपुलर ब्रांड है जिसके मार्केट से लिया जा सकता है, ईजिली गवर्नमेंट की तरफ से फ्री भी मिलती हैं। एंड नॉन स्टेरॉइड पिल्स के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं इसका, उनके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। दीज पिल वर्क्स बाई इनहिबिटिंग दी ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये पिल्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के द्वारा भी बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं। फिफ्थ मेथड इज़ व्हाट, द इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। स्किन के नीचे इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे एक हार्मोन का बैलेंस बनाते हैं बॉडी में, किसका, जैसे प्रोजेस्टेरॉन। ये तो प्रोजेस्टेरॉन से क्या होगा कि जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो डिलेड होगी और इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस तरह से बर्थ कंट्रोल में मदद मिलेगी। तो इम्प्लांट्स और जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो। एंड लास्टली इज़ व्हाट, द परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज़ कॉल्ड द सर्जिकल मेथड, कि सर्जरी कर दें, सर्जरी करके भी आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं। सर्जरी में मेल की भी सर्जरी की जा सकती है और फीमेल की भी सर्जरी। अगर मेल की वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या लाइगेशन कर देते हैं तो उसको वासेक्टोमी कहते हैं, और अगर फीमेल की ओविडक्ट को अगर लाइगेट कर देते हैं या कट कर देते हैं तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वासेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोमीज आर द टू सिंपल सर्जरीज जिसके द्वारा बर्थ कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि हम स्पर्म और ओवा के जो मिलने का प्रोसेस है बस हम उसको रोक रहे हैं, खाली उसको हाइंडर कर रहे हैं, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर स्पर्म और ओवा का मिलना ब्रेक कर दें तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर वासेक्टोमी मेल की हो गई तो स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे, और मेल की ट्यूबेक्टोमी हो गई तो ओवा अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या है कि बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं सर्जिकली भी। अब क्या होता है, मान लीजिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, मान लें कि आप ना कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं और ना आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और ना ही आपको कोई अवेयरनेस है, किसी को भी, कोई भी, एनीबडी हु इज़ इन सोसाइटी, नॉट आप या लाइक दैट, कि ऐसा पर्टिकुलर हमारा कहने का मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि एनीबडी इन द सोसाइटी हु हैज़ नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हैज़ नो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड हैज़ नो इन्फॉर्मेशन एंड इज़ नॉट बिलीविंग इन यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शंस। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, ऐसी प्रेगनेंसीज होंगी जिनको टर्मिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी इलीगल प्रेगनेंसीज। कानून भी उनको मान्यता नहीं देगा, वो उसको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कानून उनको मान्यता नहीं देगा तो क्या करेंगे आप, इन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसका एक ग्राउंड भी बनेगा कि भाई इसको टर्मिनेट करना है। तो अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं मेडिकली, तब हम उसको क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, MTP कहते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म इंटेंशनली और वॉलेंटरली इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन, कि आप अपनी इच्छा से करें ऐसा
या मेडिकल के द्वारा करें, अगर बच्चे को आप जन्म से पहले ही ख़त्म कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। तो व्हाट इज़ और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, आप अपने भाषा में इसको हम सोशल टर्म में क्या कह सकते हैं, अबॉर्शन भी कह सकते हैं। एमटीपी हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन along through it is not meant for the purpose. The government of the India legalizes MTP in 1971, 1973 में 71 में गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया एमटीपी को, बस उसका एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए और एमटीपी के द्वारा प्रेगनेंसीज को ख़त्म किया जा सकता है with some strict provisions to prevent its misuse for that purpose. तो अब क्या है कि एक सही रीज़न के द्वारा हम इसको, एक वैलिड रीज़न हो तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब वाई एमटीपी, कब आप एमटीपी करा सकते हैं? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ऐसी प्रेगनेंसीज जो बिना इच्छा के हो गई, या ऐसी प्रेगनेंसी जो एक्सीडेंटली हो गई, या ऐसी प्रेगनेंसी जो किसी रेप की वजह से हो गई हैं, या सोसाइटी में किसी घटना की वजह से हो गई हैं। इस तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी को जिसमें पेरेंट्स इस बात के लिए रेडी नहीं है कि वो बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर दे पाएँ, तो ऐसी प्रेगनेंसीज अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी। इन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर देना चाहिए। इन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल, ऐसा भी केस बन सकता है कि माँ इस लायक ना हो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाए, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल ग्राउंड लेके उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। अ डेंजरस ट्रेंड इज़ दैट एमटीपीज आर परफॉर्म्ड बाय क्वैक्स और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। देखने में ये आया है कि एमटीपीज ऐसे लोगों के द्वारा कर दी जाती है जो ट्रेंड नहीं होते। बाकायदा एमटीपी होनी कब चाहिए? ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो 9 महीने होते हैं, 9 के 3 महीने जो शुरुआत के होते हैं उनमें ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए। अगर टर्मिनेशन बाद में होता है तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसे लोगों से टर्मिनेशन नहीं कराना चाहिए, एक बात। एंड ऑल्सो यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस व्हाट? प्रीनेटल डायग्नोसिस, जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग के बारे में पता करना एमनियोसेंटेसिस है। अब किसी भाई को पता चल गया कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़की है, तो क्या करेगा? उसको टर्मिनेट करा देगा। तो इस तरह की चीज़ों पे बैन भी होना चाहिए कि भाई अगर लड़की है तो इट्स ओके और लड़का है तो इट्स ओके। तो एमनियोसेंटेसिस जो है का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज़ टू फाइंड आउट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन द चाइल्ड। किसी भी बच्चे में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस है। तो एमनियोसेंटेसिस इसलिए इस्तेमाल में आना चाहिए। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि भाई वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको ख़त्म करिए, और मेल चाइल्ड है तो उसको ठीक है कैरी ऑन कर देंगे। तो इस तरह से एमनियोसेंटेसिस का यूज़ नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड दी एमनियोसेंटेसिस। नाउ अब हमें एक कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन से संबंधित है, बड़ा ट्रेंड में भी है, स्टडीज़ में है, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस। सेक्स के माध्यम से जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस कहते हैं, एसटीडीज़ कहलाती हैं। और वनरेबल डिसीजेस भी कह सकते हैं हम इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस एंड वनरेबल डिसीज, वनरेबल डिसीजेज जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, खासतौर से फीमेल की ओविडक्ट और उसका जो वजाइना एंड द यूट्रस, इसमें किसी तरह के कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो सर्टेन डिसीजेस लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पेस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स एंड ट्राइकोमेनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये सब क्या हैं? दीज आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस हैं। ये वो बीमारियां हैं जो सेक्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होती हैं। Hepatitis B can also be transmitted by sharing of injections or the surgical implements with infected person. Transfusion of infected blood transmission, यानी कि जो ब्लड टू ब्लड कंटेमिनेशन है उससे भी ये सेक्स की बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से भी बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे मेल से फीमेल में बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर मेल कंटेमिनेट है तो फीमेल में भी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, फीमेल कंटेमिनेटेड है तो मेल में डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस बात की सही जानकारी दोनों को होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही है कि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि कहीं उनमें किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है। This could lead to complication later, which includes pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility or even cancer of the reproductive tract। और अगर इस सब का ध्यान न रखा जाए तो तमाम सारी प्रॉब्लम्स या ब्लंडर्स ऐसे पैदा हो जाएंगे। स्टेप्स टू प्रिवेंट एसटीडीज़, कैसे हम एसटीडीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? अवॉइड सेक्स
विद अननोन मल्टीपल पार्टनर्स। पहले तो सेक्स को अवॉइड करें, किन के साथ? किसी अजनबी के साथ। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। ऐसा ना हो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से सेक्स मेकिंग अगर होगी तो बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रिस्क ऑफ द डिसीज़ इंक्रीजेस एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं वो कुछ इसी वजह से होती हैं, या तो अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से, और या फिर जो है मल्टीपल पार्टनर्स के होने की वजह से। ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइसस के टाइम पे हमेशा कॉन्डोम इस्तेमाल करें। इफ़ इन डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर और अर्ली डिटेक्शन एंड द ट्रीटमेंट फॉर द डिसीजेस, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब एक ऐसी स्टेट कपल्स में जिसमें उनमें यंग वन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तमाम सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज सेट नहीं हो पाती, तो दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। सी, इनफर्टिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी समथिंग एल्स, इनफर्टिलिटी समथिंग एल्स। इनफर्टिलिटी इज व्हाट? द इनएबिलिटी टू ब्रिंग फोर्थ द यंग वंस। Infertility is the inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, कि वो किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे। इनफर्टिलिटी रीज़न कुड बी फिजिकल, कोई भी रीज़न हो सकता है, फिजिकल रीज़न हो सकता है, कॉन्जेनाइटल रीज़न हो सकता है, डिसीज़ हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और दी इवन साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी सेट ना हो रही हो। ऑफन फीमेल इज़ ब्लेम्ड, और इसके लिए आरोप किस पे लगेगा? फीमेल पे लगेगा कि इसके बच्चे नहीं होते हैं, जबकि रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। तो बीइंग चाइल्डलेस, बट द फॉल्ट कुड मोर ऑफन देन नॉट लाई विद द मेल्स एज वेल। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही हो, ये मेल में भी हो सकता है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प टू इन करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर्स। और ये जो समस्या है, इस समस्या से तमाम क्लिनिकल प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो क्या होगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, इसका इस्तेमाल करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम IVF का इस्तेमाल कर सकते हैं। IVF के द्वारा इनफर्टिलिटी को सॉल्व किया जा सकता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, कि जाइगोट ही जो है फेलोपियन ट्यूब में सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाए, है ना। तो ये क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। एंड द सेकेंड इज व्हाट? द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, कि यूट्रस के अंदर ही सीधे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दीज आर व्हाट द टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है, और उन लोगों को संतान प्रोवाइड की जा सकती है जो लोग दे आर इन the desperation to have at least one child, and these are what the certain methods to be adopted by the couples to have at least one child, right? Thank you for watching this video. अगले वीडियो में हम फिर से लेके आएंगे, पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर करेंगे और आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट कर देंगे, आपको बता देंगे। Thank you. Goodbye.